A very, very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। आप लोग थोड़ा टाइम पे आया करो, है ना? काफी देर हो जाता है, मुझे तो लग रहा था कि आज कैंसिल ही करना पड़ेगा। चलो, मैं एकदम टाइम पे स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप लोग भी टाइम पे आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज. What are the different types of theories and why they have been formulated? Today we will discuss regarding all these things. Now, what are the different types of theories and why basically these theories have been developed? And what are the important assumptions which have been assumed by the developer? जिसने भी डेवलप किया है उसने किन किन चीजों को एज्यूम करते हुए इन सारी चीजों को डेवलप किया गया है, डेवलप किया है, ठीक है? देखो, एजम्पशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है? अदरवाइज हर स्टेप पे ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो थ्योरी जो रिजल्ट कंक्लूड करेगी, लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट वो होगा ओनली बिकॉज ऑफ एजम्पशंस, क्योंकि हम लोगों ने कुछ चीजों को एज्यूम कर लिया है, ठीक है? नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, लेट मी आस्क सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू. टेल मी why capital structure theories have been developed. What is the basic thinking behind these theories? इन थ्योरी को बनाने का मकसद क्या था? थ्योरीज किस लिए बनाई गई थी? कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज जो है वो किन मकसद से बनाई गई हैं? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, व्हाई कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैव बीन डेवलप्ड. ये कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज हैं, इनको किन उद्देश्यों से, मतलब किस चीज के लिए बनाया गया है? अच्छा, Hello. हाँ. Sir, I'm not sure, but I think to analyze the capital structure of the firm and to help the organization, अच्छा, टू एनालाइज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म एंड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन. to help the organization to optimize the cost of capital. टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अच्छा, चलो ठीक है, चलो इस पॉइंट पे हम लोग आएंगे, है ना? ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट फिर भी कम से कम कुछ ट्राई तो किए. नाउ टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज. कितने प्रकार की थ्योरीज हैं? इसका आइडिया है आप लोग को? सर 3। फ्री. क्या है उनके नाम? सर नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल में एक एमएम थ्योरी है, एमएम अप्रोच है। ट्रेडिशनल में एक एमएम थ्योरी है, अच्छा सर चलो ठीक. ट्रेडिशन सर बेसिकली तो मतलब कि कुछ बुक्स में 4 दिए रहते हैं, जैसे कि नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड एमएम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल। अच्छा, बट आपने कल लेकिन कहा था कि 3 होते हैं, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग कल एंड मैंने कहा था. शायद 3। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो वो तो बोल रहे हो. ट्रेडिशनल में ही आते हैं तो इसीलिए। अभी आपने कुछ देर पहले कहा है कि ट्रेडिशनल में एमएम आता है. यस सर। हाँ, ठीक है. अब आपका कहना है कि मैंने कहा था कि ट्रेडिशनल में वो ऊपर वाले दोनों. चलो ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. क्या आपको पता है कि हु हैज प्रोपाउंडेड नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच, ये सारी? जैसे नेट इनकम जो आज मैं पढ़ाऊंगा, हु हैज प्रोपाउंडेड नेट इनकम अप्रोच? किसने इस थ्योरी को डेवलप किया है? सर डेविड ड्यूरेंट। वेरी गुड, डेविड ड्यूरेंट. या उसको हिंदी बुक्स में डूरंड, अक्सर डूरंड करके लिखते हैं, ठीक है? डेविड ड्यूरेंट. चलो, चलो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ना. पहले थोड़ा बहुत मैं इसका इसका आप लोग को थोड़ा डिटेल में बता दूं, उसके बाद फिर मैं एक एक स्लाइड को डिस्कस करूंगा, शेयर करते हुए डिस्कस करूंगा. ज्यादा लंबा आज है नहीं, ठीक है? देखो, याद याद रखो पहले. such kind of theories, that means capital structure theories, they have been basically developed to establish or to show that whether any kind of relationship established between two facts or not, two things or not, दो चीजों में क्या कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, उसी चीज को बताने के लिए थ्योरीज को डेवलप किया गया है. वो दो चीजें क्या है? पहला, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस. दैट मीन्स वट एवर द डिसीजंस आर टेकन बाय द फर्म और बिजनेस फर्म और ए कंपनी रिलेटेड विथ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी एक फर्म के द्वारा कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं,
ठीक है, तो एक फैक्टर ये हुआ। दूसरा चीज, वैल्यू ऑफ द फर्म, और यू कैन से मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अगर छोटे कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, खैर इसको हटा दो, क्योंकि अधिकतर बुक्स में वैल्यू ऑफ द फर्म ये लिया जाता है। मींस टू फैक्टर्स आर देयर और टू थिंग्स आर देयर। नंबर वन इज capital structure decisions and second one is value of the firm. Now capital structure theories, they reveals that, वो बताते हैं कि whether both these are having a kind of relationship or not, क्या इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। दैट मीन्स सपोज इफ decisions are going to be changed, the decisions related with the capital structure, if they are going to be changed by the business firm, then whether the decisions or change in decisions in the capital structure, they are going to impact or they are going to have any effect upon the value of the firm or not. अगर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस में कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ चेंजेस किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, तो क्या इसका प्रभाव वैल्यू ऑफ द फर्म पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। this particular important aspect is stated by the capital structure theories. Different structures or different theories have stated in a different way whether it is going to impact or whether it is not going to impact. If it is going to impact, then what are the terms and conditions and how they are going to impact. If it is not going to impact, then what are the possible terms and conditions, why it is not going to impact. ये सारी की सारी थ्योरीज बताती हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा बात समझो कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज बेसिकली इसीलिए बनाई गई है ताकि इन दोनों के रिलेशनशिप्स को वो बता सके कि कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, किन दोनों के बीच में, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है। यानी कुछ थ्योरीज इसके बिलीव में पॉजिटिव एस्पेक्ट में आती हैं कि हाँ दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, यानी कुछ का मानना है कि अगर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस को बदलेंगे या उसमें कोई परिवर्तन करेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म पे पड़ेगा। कुछ थ्योरी नहीं मानती है, कहती है कि नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है, उसका कोई इंपैक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो थ्योरी मानती है कि इंपैक्ट पड़ेगा वो अपने नजरिए के हिसाब से, थ्योरीज के हिसाब से उसको प्रूफ करने की कोशिश करती हैं कि यस इंपैक्ट है, पड़ेगा, इस तरीके से पड़ेगा। और जो थ्योरी मानती है कि नहीं पड़ेगा वो अपने नजरिए के हिसाब से उसको प्रूफ करने की कोशिश करती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चाहे जो भी परिवर्तन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली थ्योरीज को इसलिए डेवलप किया गया है ना। थ्योरीज कितनी हैं, तो जैसा अभी किसी लड़की ने बताया था कि सर थ्योरीज 3 है, किसी किसी बुक्स में दी गई हैं, किसी में 4 दी गई हैं। ठीक है, मैं एज ए होल टोटल आपको बताता हूं। ठीक है, मेरा भी मानना यही है कि 3 है, बट इन मोस्ट ऑफ द बुक और इन फ्यू बुक्स, ज्यादातर बुकों में तो 3 दी गई हैं, बट इन फ्यू बुक्स, कुछ बुक्स में बेसिकली देयर आर, इट इज स्टेटेड दैट देयर आर 4 काइंड ऑफ थ्योरीज, 4 टाइप्स ऑफ थ्योरीज, 4 प्रकार की थ्योरीज हैं, 4 थ्योरी। ठीक है, वो 4 कौन कौन सी है। फर्स्ट, नेट इनकम अप्रोच, सेकंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड ट्रेडिशनल अप्रोच एंड फोर्थ एमएम अप्रोच। ये चारों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम अप्रोच। ठीक है, ये 4 थ्योरी है, चारों बिल्कुल अलग अलग है। अब दिक्कत आती है कि कभी कभी कहा जाता है कि क्यों इन 2 को एक मान लिया जाता है या एक तरीके का मान लिया जाता है। बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि थ्योरीज किस उद्देश्य से बनाई गई है, केवल इस उद्देश्य से दिखाना है कि 2 फैक्टर्स में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो जो 4 थ्योरियां हैं उनमें से 2 थ्योरी, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट मींस नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, are of the view that yes there is a relationship between capital structure decisions and value of the firm. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। that means both the theories, net income approach and traditional approach, is of the opinion that if we will make necessary changes in the capital structure decisions, then these particular decisions or change in decisions are going to have an impact upon the value of the firm. इन 2 थ्योरी का ये मानना है। बट रेस्ट ऑफ द 2 थ्योरी, बाकी के जो 2 थ्योरी हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच, ये दोनों का मानना है कि नो, आप कोई भी परिवर्तन कर लो,
कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस में किसी प्रकार के चेंजेस कर लो, उसका वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चार थ्योरी अलग अलग हैं, चारों ने अपने अपने तरीके से बताने का कोशिश किया है, बट क्योंकि दो की कंक्लूजन एक है और रेस्ट ऑफ द टू की कंक्लूजन एक है, इसलिए बुक्स में कई तरीके से किसी एक एक को तो क्विट ही कर दिया जाता है। जैसे आपके सिलेबस में दो को क्विट कर दिया गया है, आपके सिलेबस में केवल और केवल ट्रेडिशनल है और क्या है, एमएम अप्रोच है। ठीक है, तो बाकी दो को क्विट कर दिया है। ठीक है, पता नहीं क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम लोग चारों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चारों को थोड़ा थोड़ा ज्यादा समझ नहीं देंगे, चारों को आप लोग पढ़ लीजिए और चारों को समझिए कि किन किन कंडीशंस में इन्होंने अपनी कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर आर सर्टेन एजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दीज थ्योरीज हैव बीन डेवलप्ड। कुछ एजम्पशंस को मान लिया गया है, दोज एजम्पशंस आर नॉट प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, बट विदाउट दोज एजम्पशंस यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, आप कंक्लूजन्स निकाल ही नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप ही लोग से पूछूं कि क्या आप लोग का मानना है कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी सेम फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस फर्म ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर? एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेप्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो भी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लो 10% है और कॉस्ट ऑफ डेप्ट मान लो 8% है, तो क्या वो पूरे साल भर एक समान रहेंगी? क्या उसमें फ्लक्चुएशंस आने की कोई संभावना नहीं है? ऐसा आप मानते हैं? नो सर। मुझे सुनाई नहीं दिया। नो सर। हाँ, नो, बिकॉज प्रिवेलिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशंस। जैसे अभी अचानक से आप नहीं जानते हो कि अगले महीने कोविड रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये तो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो कॉस्ट तो डिफर करता है, बट एजम्पशंस मानती है कि नो, द कॉस्ट विल नॉट चेंज। वो दोनों की कॉस्ट ऑफ डेप्ट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी है वो पैरेलल चलती रहेगी, वो एक समान चलती रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो उनको आपको याद रखना होगा कि दिस इज एजम्पशन। ठीक है, वहां पे जब मैं आपको ये प्रूफ करने लगूंगा, ये एग्जांपल्स के द्वारा बताऊंगा, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि सर कंडीशंस के डिपेंडेंट जो है ये तो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये नहीं मानना है। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये दिख रहा है ये वाली स्लाइड आप लोग को? यस सर। यस सर। हाँ, चलो देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। सबसे पहले तो आप लोग को ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि व्हाई दिस थ्योरीज हैव बीन डेवलप्ड, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द थ्योरीज। सारे थ्योरीज का ऑब्जेक्टिव है क्या? बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स। दोज फैक्टर्स आर, नंबर वन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, and second one is market value of the firm. That means the basic objective behind the capital structure or formulation of the capital structure theories is to explain the relationship between capital structure decisions and market value of the firm. That means whether there is any kind of relationship, क्या क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? किन दोनों के बीच में? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप है कि नहीं है? यही बताती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, अपने अपने तरीके से बताती हैं कि वेदर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट और प्रिवेल्स बिटवीन दीज टू फैक्टर्स और नॉट। ठीक है, नाउ देयर आर फोर इंपॉर्टेंट कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, चार इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। दोज थ्योरीज आर नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एमएम अप्रोच, दैट इज मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। ठीक है, ये चार अप्रोच है। यहाँ देखो, मैंने यहाँ प्लस माइनस लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए अपने नोट्स में बना रखा है। ठीक है, यानी प्लस का मतलब पॉजिटिव रिलेशन। ये मानता है नेट, एज पर द नेट इनकम अप्रोच, इट बिलीव्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। ये मान के चलता है कि रिलेशनशिप है। तो इसी तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच भी मानता है। यहाँ नेगेटिव मीन्स ये क्या मानता है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इट इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। इन थ्योरीज का मानना है कि नहीं, कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। ठीक है,
अब एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे आप लोग बताइए कि व्हाट इज योर ओपिनियन as per you, or what is your view as per your views, whether you think that there is relationship between capital structure decisions and market value of the firm, or there is no relationship at all. सर आप लोगों का देयर क्या मानना इज, है? क्या चीज? सर है। आपका मानना है कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस में हम लोग बदलाव करेंगे, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म पे वो इफेक्ट करेगा। यस सर। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों मानना है, कैसे करेगा? जैसे डेप्ट इक्विटी की अगर प्रोपोर्शन को चेंज करोगे तो मार्केट वैल्यू को अफेक्ट करेगा, ऐसा आपका मानना है ना? चलो, यानी एक एक तरीके से देखो, आप नेट इनकम और ट्रेडिशनल अप्रोच को सपोर्ट कर रहे हो, और बेसिकली जिसको माना जाता है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट एमएम अप्रोच, उसको आप मना कर रहे हो। चलो, चलो देख लिया जाए कि क्यों क्यों करता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, बेसिकली all the four theories they have been developed on certain assumptions। ठीक है, ये assumptions किसी एक थ्योरी के लिए मैंने नहीं लिखा है। पहले मैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के assumption बता रहा हूं कि बेसिकली इनमें कुछ पॉइंट्स कोई एक थ्योरी लेती है, फिर दूसरी थ्योरी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आती है, सारी की सारी assumptions सारी थ्योरीज नहीं मानती है, ठीक है। यानी हर थ्योरी का अपना कुछ assumption है, बट सारी थ्योरी के मोटे मोटे जो मेन इंपॉर्टेंट assumptions है उसको एक जगह पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसका कहीं से मतलब नहीं है कि हर थ्योरी सारी की सारी एजम्पशंस को एज्यूम करती है, नहीं, ठीक है। हर इंडिविजुअल थ्योरी में उसकी स्पेसिफिक एजम्पशन को भी मैं बताऊंगा, बट व्हाट आर द मेन एजम्पशंस which are assumed by all these four theories are these: number one, there are only two sources of funds used by a firm, and those two sources are: number one, riskless debt capital, and number two, ordinary shares, that is equity shares। ठीक है, पहला एजम्पशन तो यही है कि थ्योरीज को बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोपाउंड द थ्योरीज, ऑल द एक्सपर्ट्स हैव एज्यूम्ड दैट देयर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ फंड्स। ठीक है, उसमें भी इनका मानना है कि एक होता है डेप्ट कैपिटल और दूसरा होता है इक्विटी, यानी इन दोनों के अलावा कोई और सोर्स ऑफ फंड है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक एजम्पशन है, यानी जैसे ही हम लोग बात करेंगे कि डिसीजंस रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर, that means we are talking about the decision taken by the firm which is going to affect either the debt capital or the equity shares। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस का फिर मतलब क्या समझेंगे हम लोग कि वैसे डिसीजंस जो कैपिटल स्ट्रक्चर यानी डेप्ट इक्विटी के रिलेशन को इंपैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तीसरी कोई सोर्स है ही नहीं, तो वहां पे डेप्ट कैपिटल या कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस में तीसरी कोई भी सोर्स ऑफ फंड हम लोग लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो पहला एजम्पशन तो यही है। नेक्स्ट, देर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। ठीक है, मानना ये था, पहले मानना था, है ना, यानी मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडिशनल थ्योरीज थी उनका ये मानना था कि कोई कॉर्पोरेट टैक्स नाम की चीज होती ही नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स होती ही नहीं है, ठीक है। बट लेटर ऑन जैसे जैसे मॉडर्न एक्सपर्ट्स आने लगे और उन्होंने अपनी थ्योरी दी, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर एजम्पशन को रिवोक कर दिया या रिमूव कर दिया, ठीक है। सो अर्लियर it was assumed that there are no corporate taxes, corporate tax नहीं होता है, but later on this assumption was removed, इसको हटा दिया गया कि नहीं, corporate tax तो होता ही है, ऐसा माना गया, ठीक है। तो assumptions में ये दोनों चीज को क्लैरिफाई करना कि there are no corporate taxes, बट विद इन ब्रैकेट चाहे आप लोग इसके कंटिन्यूशन में लिख सकते हो कि लेटर ऑन दिस वाज रिमूव्ड, ठीक है। पहले माना गया था कि कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता है, बट बाद में इसको हटा दिया गया एजम्पशन से, यानी मान लिया गया कि कॉर्पोरेट टैक्सेस होती है। नेक्स्ट, द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, इसको समझो थोड़ा ध्यान से। द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। दैट ऑल्सो मीन्स, और दैट इज द टोटल अर्निंग्स आर पेड आउट एज डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स एंड देयर आर नो रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी क्या मानती है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है, यानी किसी फर्म की जितनी भी अर्निंग है, जितनी भी उसकी इनकम है, वो पूरा का पूरा किस चीज के लिए प्रयोग हो जाता है? इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। वो पूरी की पूरी डिविडेंड पे आउट हो जाती है, यानी 100% अर्निंग्स को हम लोग डिविडेंड में कन्वर्ट करके बांट देते हैं।
यानी देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी या फर्म कोई भी रिटेन्ड अर्निंग नहीं लेती है। यानी अगर 100 रुपए का फायदा हुआ तो 100 के 100 रुपए को हम लोग किस चीज में प्रयोग कर लेंगे? ठीक है, डिविडेंड के रूप में। यहाँ 100 का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, उसमें से जाहिर सी बात है कि अगर डेप्थ कैपिटल का जो इंटरेस्ट होगा वो हम लोग देने के बाद बाकी सारे डिविडेंड को क्या कर लेंगे। जैसे मान लो किसी कंपनी के पास 100 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है, और डेप्ट कैपिटल के ऊपर उसे 5 रुपए का इंटरेस्ट देना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपए के प्रॉफिट में सबसे पहले क्या देगी कंपनी? 5 रुपए का इंटरेस्ट। तो वो माइनस। नाउ अब कितनी बची प्रॉफिट? प्रॉफिट आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट 95। तो 95 का 95 दैट मींस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100। जितनी भी पैसे बचे, जितने भी अर्निंग्स बची, वो पूरा का पूरा उसमें रिटेन कुछ नहीं करना है, सारा का सारा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100। इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि जितनी अर्निंग हो रही है पूरा का पूरा डिविडेंड नहीं, अर्निंग में से पहले हम डेप्ट कैपिटल के इंटरेस्ट को माइनस करेंगे और बाकी जितना बचेगा वो पूरा का पूरा डिविडेंड के रूप में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, इसलिए यहां लिखा है डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। ठीक है, या 100, यानी जो भी रिमेनिंग इंटरेस्ट बचेगा, सॉरी इनकम बचेगा आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट अपॉन द डेप्ट्स, ऑल income or all earning will be distributed in the form of dividend. That means there is no case of retained earning। ठीक है, ये भी एजम्पशन मान लिया गया है, जबकि हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि ऐसा ऐसा क्यों किया गया होगा, या ऐसी एजम्पशंस लेने की के पीछे क्या क्या कारण है? सर बिकॉज पहले ही अज्यूम किया गया कि देर इज ओनली टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेप्ट एंड इक्विटी। अगर वो रखती है तो रिटेन अर्निंग हो जाएगी। देखो, बिल्कुल दो ही, पहली बात तो मानी गई है कि डेप्ट दो ही होती है, डेप्ट है या तो इक्विटी है। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग का एक पर्पस और होता है, जो जो आप याद रखिएगा, रिटेन्ड अर्निंग का एक और पर्पस होता है फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। इस पर्पज से भी रोका जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द बिजनेस। ठीक है, फर्दर में या तो ब्रांचेस की एक्सपेंशन के लिए या कंपनी के, और सपोज प्रोडक्ट का नेचर अगर दो ही प्रोडक्ट है तो 3 प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करने के लिए, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। बट अगर रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट आएगा, देन यू आर नॉट गोइंग टू एस्टैब्लिश द प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द डेप्ट, द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस एंड इट्स इम्पैक्ट अपॉन द वैल्यू ऑफ द फर्म। उसको आप लोग नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिटेन अर्निंग का पोर्शन को फिर आप उसको उसको उस वैल्यू को कहां ले जाओगे? ठीक है, तो इस वजह से रिटेन अर्निंग के पोर्शन को ये लोग क्या मान लेते हैं कि नो, उसको नलीफाई कर देते हैं कि रिटेन अर्निंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, ये भी आपको वहां पे कंपनी ये दलील नहीं दे सकती है कि फॉर फर्दर या एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस हम लोग रिटेन करेंगे। नहीं, यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है? दे वांट टू एस्टैब्लिश a relationship between two factors, or they want to decide about whether any kind of relationship prevails between these two or do not prevails। केवल यही बताना उद्देश्य है। ठीक है, इस वजह से रिटेन्ड अर्निंग को नलीफाई कर दिया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, द टोटल फाइनेंसिंग रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, ये भी एक एजम्पशन है। क्या? टोटल फाइनेंसिंग रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो भी टोटल वैल्यू आप मान के चल रहे हो, जैसे मान लो फाइनेंसिंग के लिए आपने 100 रुपए का, जैसे 40-60 के रेशियो में आपने डेप्ट इक्विटी को वो किया है, ऑफर किया हुआ है। ठीक है, 40-60 के रेशियो में, मतलब टोटल फाइनेंसिंग वैल्यू कितनी हो गई? 100। 100 में से डेप्ट कितना है? 40, और इक्विटी कितनी है? 60। तो अब ये जो 100 की वैल्यू आपने ले ली, या जो भी वैल्यू ले ली टोटल फाइनेंसिंग के लिए, it will remain constant। now you are not going to change this particular value। वो फाइनेंसिंग की वैल्यू में चेंजेस आप नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि अभी स्टार्टिंग में कहे कि टोटल फाइनेंसिंग वाज 100, और जब वो रिलेशनशिप के लिए हम लोग इस्टेब्लिश करने के लिए थ्योरी देने लगे या अपनी बातों को रखने लगे, तो वहां पे लेटर ऑन 2 ही महीने बाद कंपनी क्या कहे कि फाइनेंसिंग हैज नाउ बीन इंक्रीज्ड अप टू 150। नो, सच काइंड ऑफ थिंग्स कांट बी डन। ये थ्योरी सीधा मानती है कि जो भी फाइनेंसिंग एज्यूम की गई है, या जिसको टारगेट को लेके चला जा रहा है, जिस वैल्यू को लेके चला जा रहा है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। वही फाइनेंसिंग वैल्यू रहेगी, वो बिल्कुल उसमें कोई चेंजेस
नहीं आनी है। ठीक है, नेक्स्ट, business risk is constant over time and is assumed to be independent of its capital structure and financial risk। माना गया है कि कंपनी के ऊपर जो बिजनेस रिस्क, एक रिस्क का नेचर जो बिजनेस रिस्क पड़ रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिस्क। यानी मान के चल रहा जा रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में आप चाहे जितना भी परिवर्तन कर लीजिए, या फाइनेंशियल रिस्क में जो कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल रिस्क जो है वो उसमें चाहे जितना भी परिवर्तन कर लीजिए, बोथ आर नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द बिजनेस रिस्क। उन दोनों का बिजनेस रिस्क के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इस चीज को समझ, इस पॉइंट को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज बिजनेस रिस्क, व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क एंड व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट। ठीक है, तो क्या आप लोग समझ रहे हैं? पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इस Sir, पर्टिकुलर टर्म, obligation to pay in interest on debentures and हाँ dividend of preference shares. हाँ, वेरी गुड, फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, वह रिस्क जो फाइनेंशियल टर्म्स में है, और फाइनेंशियल टर्म्स में बेसिकली कंपनी के क्या रिस्क होते हैं? हाउ इट इज गोइंग टू पे इंटरेस्ट अपॉन द डेब्ट, और एंड हाउ इट इज गोइंग टू पे डिविडेंड अपॉन द इक्विटीज। यही ना फाइनेंशियल रिस्क है। इफ अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेप्ट होल्डर, एंड इफ इट इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे प्रॉपर डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स, तो ये फाइनेंशियल रिस्क है। जिसके तहत ऐसा रिस्क जिसमें मान लिया जाए कि कोई कंपनी डेप्ट होल्डर्स का जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको मीट नहीं कर पा रही है, उसको मीट करने की स्थिति में नहीं है, यानी वो इस स्थिति में नहीं है कि वो इंटरेस्ट दे पाए डेब्ट को और डिविडेंड दे पाए इक्विटीज को या शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। वैसे बिजनेस रिस्क किसको बोलेंगे? सर बिजनेस रिस्क होता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, मींस की चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर, और चेंज इन द कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज, ऑल दीज। हाँ हाँ, वेरी गुड, टर्म आपने बिल्कुल वही बताया है, लेकिन इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था। जो आप लोग को Sir, लॉन्ग, fail to pay fixed expenses of business जैसे कि rent, insurance, salaries. हाँ वेरी गुड, बिजनेस रिस्क का मतलब वैसा रिस्क जो सीधा आपके बिजनेस के ऊपर आ जाए, मतलब उसकी बलि देने पे आ जाए। जैसे व्हेन अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू अर्न दैट अमाउंट विच इज इसेंशियल फॉर इट्स डे टू डे रनिंग बिजनेस। जो बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मिनिमम अर्निंग चाहिए, उसको भी फेल कर जाए कोई कंपनी। ठीक है, अगर इसको फेल कर जाओगे तो क्या हो जाएगा? अब आप चला ही नहीं पाओगे अपनी बिजनेस या कंपनी या फर्म जिसकी भी बात कर रहे हो, आप उसको कैरी ऑन नहीं कर पाओगे। जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग, जो ऐसा चीज जो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए, कुछ कमाने के लिए नहीं, सिंपल ऑपरेट करने के लिए चाहिए। ठीक है, यानी डे टू डे रन करने के लिए चाहिए, उन फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी अगर प्राप्त करने की स्थिति में आप ना रहे, दैट इज बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो यहां ये लोग मान रहे हैं कि बिजनेस रिस्क क्या है? कांस्टेंट है, यानी हर हाल में कंपनी मिनिमम फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस कमाएगी। ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस रिस्क किसी फर्म के ऊपर नहीं आने वाला है। ठीक है, यानी अगर हम इन दोनों चीजों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, किन दोनों चीज के बीच में? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग स्टैब्लिश करने वाले हैं रिलेशनशिप, तो एक क्लॉज को ये नया नहीं लगा देगा कि नहीं नहीं ये कंपनी तो डूबने वाली है। नहीं, ये क्लॉज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम एज्यूम कर लिए हैं कि बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट। ठीक है, कंपनी हर हाल में फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को प्राप्त करेगी, वो हर कंडीशन में प्राप्त करेगी। ठीक है, ये मान लिया गया है। ठीक है, और ये भी माना गया है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये बिल्कुल अलग है, यानी फाइनेंशियल रिस्क का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यानी फाइनेंशियल रिस्क कितनी भी एडवर्स हो जाए या कैपिटल स्ट्रक्चर आप कितने भी पोर्शन से चेंज कर दें, ठीक है, 90:10 से चेंज कर दे या 10:90 से, ठीक है, यानी डेप्ट और कैपिटल
10:90 है, मान लो डेप्ट 10 है और इक्विटी 90 है, ठीक है, या इसको बिल्कुल से आप चेंज कर दो, डेप्ट को 90 कर दो और इक्विटी को 10 कर दो, तो भी बिजनेस रिस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक एज्यूम कर लिया गया है कि बिजनेस रिस्क यानी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंपनी जो है हर हाल में बियर करेगी, वो बिल्कुल प्राप्त करेगी। और एक है परपेचुअल लाइफ ऑफ द फर्म, ये तो माना ही जाता है किसी फर्म के लिए, कंपनी के लिए, लेकिन फिर भी ये इसलिए एज्यूम कर लिया गया है कि कोई ये ना कहे जब स्टैब्लिश करते वक्त कि आफ्टर 2 मंथ्स और आफ्टर 3 मंथ्स द कंपनी इज गोइंग टू बी इन लिक्विडेशन फॉर्म, वो लिक्विडेट होने वाली है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं माना गया है। ये माना गया है कि जिस कंपनी के बीच के इन दो फैक्टर्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, दैट विल लॉन्ग, मतलब वो दैट विल कैरी आउट इट्स ऑपरेशन फॉर अ लॉन्गर वर्जन ऑफ पीरियड, वो लंबे अंतराल के लिए, परपेचुअल लाइफ उसकी वो चलती रहेगी। तो इन मेजर एजम्पशंस के साथ जो है थ्योरी आगे बढ़ती है। ठीक है, किसी पॉइंट में डाउट है तो मैं अभी मुझसे अभी डिस्कस कर लो, अदरवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर की पहली थ्योरी पे मैं चलता हूं। किसी को कोई डाउट रह गया तो मुझसे अभी समझ लो। चलो ठीक है, नाउ द फर्स्ट थ्योरी इज नेट इनकम अप्रोच। किसी एक बच्चे ने बताया ही था कि दिस पर्टिकुलर अप्रोच और दिस पर्टिकुलर थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय और इट वाज सजेस्टेड बाय डेविड डुरंट। ठीक है, तो डेविड डुरंट के द्वारा ही ये बताया गया है। नाउ व्हाट आर द मेन एजम्पशंस ऑफ डुरंट while formulating this particular theory, इस थ्योरी के देखो, डेविड ड्यूरेंट की ही पहली दोनों थ्योरी डेविड ड्यूरेंट की ही है, यानी नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दोनों थ्योरी इन्होंने ही बताई है। ठीक है, तो एक थ्योरी में क्या बताते हैं कि नहीं रिलेशनशिप है, और दूसरे थ्योरी में यही व्यक्ति क्या बताते हैं कि नहीं रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो पहली थ्योरी जिसमें वो बताते हैं कि रिलेशनशिप में क्या है, मतलब स्टैब्लिश होती है, उसमें उन्होंने क्या एज्यूम्स कर रखा है। देखो पहला, देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, यहां पे मान के चलते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इनका एजम्पशन है कि दो ही इक्विटी तो है, दो ही सोर्स ऑफ कैपिटल है, बट डेप्ट की जो कॉस्ट है दैट इज चीपर एज कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है, दोनों के बीच में डेप्ट सस्ता है इक्विटी के कंपैरिजन में, इनका ये मानना है। नेक्स्ट, द यूज ऑफ डेप्ट डस नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर, है ना, इनका ये मानना है कि जैसे जैसे डेप्ट को आप बढ़ाएंगे या डेप्ट की क्वांटिटी को आप कम करेंगे, तो इन्वेस्टर के रिस्क परसेप्शन पे कोई चेंज नहीं आ रही है। यानी इन्वेस्टर ये नहीं सोचेगा कि अरे डेप्ट बहुत ज्यादा हो गया तो रिस्की हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, यानी जैसे मान लो अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में 10:90 का प्रोपोर्शन था, डेप्ट को केवल 10% रखा गया था और 90 इक्विटी थी, और बाद में डिसाइड किया गया कि नहीं 50-50 अब रखा जाएगा, यानी डेप्ट 50 और इक्विटी 50, तो इन्वेस्टर के दिमाग में ये नहीं जाएगा, या वो रिस्क परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी इन्वेस्टर ये नहीं सोचेगा कि अरे हम लोग डेप्ट कैपिटल को तो ज्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो क्योंकि डेप्ट कैपिटल रिस्की कैपिटल भी माना जाता है तो ये रिस्क लेवल को बढ़ा देगा, नहीं, ऐसा कोई परसेप्शन इन्वेस्टर के दिमाग पे नहीं आएगा। चाहे कॉम्पोजिशन चाहे जो भी चेंज कर लो, चाहे डेप्ट की कैपिटल को कितना भी एम्प्लॉय कर दो या उसको घटा दो, उसका इन्वेस्टर के रिस्क परसेप्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई भी बदलाव नहीं पड़ेगा। रिस्क परसेप्शन जो उसका स्टार्टिंग में है वो चेंजेस करने के बावजूद वो सेम रहेंगी। ठीक है, डेप्ट को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, रिस्क परसेप्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा इनका एज्यूम किया गया है, इन्होंने मान लिया है। नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, दैट मीन्स आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट अपॉन डेप्ट, जो भी पैसा बचेगा इनकम, all will be divided or all will be distributed among the equity shareholders in the form of dividend। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है। ठीक है, और लास्ट, बिजनेस रिस्क रिमेन कांस्टेंट, यानी इन्होंने भी मान लिया है कि बिजनेस फर्म जिनकी रिलेशनशिप हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे, हर हाल में वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को बियर करेगी, या वो उतना प्राप्त कर लेगी। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, बिजनेस रिस्क कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, चलो अब थ्योरी देखा जाए, थ्योरी क्या कहती है।
देखो थ्योरी, एज पर ड्यूरेंट, अ चेंज इन द फाइनेंशियल लिवरेज विल लीड टू अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एज वेल एज टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी डूरन का क्या मानना है, आफ्टर एज्यूमिंग ऑल दोस थिंग्स, वो सारे एजम्पशंस के बेस पे डूरन का क्या कहना है कि अगर फाइनेंशियल लिवरेज में कोई चेंज होता है, फाइनेंशियल लिवरेज को मैंने कल काफी डिटेल में बताया था, फिर भी समझ लो, फाइनेंशियल लिवरेज का यहाँ सीधा सीधा मतलब है कि और डिप्लॉइंग मोर अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ड्यूरेंट ये मान के चल रहे हैं कि जैसे जैसे आप फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है, जैसे जैसे फाइनेंशियल लिवरेज को चेंज करेंगे, उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, उसका इंपैक्ट पड़ेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, उसका इंपैक्ट पड़ेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। और फाइनली फिर किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म पे। ये तो उनका कंक्लूजन है। ठीक है, डूरन का ये मानना है, इन नेट इनकम अप्रोच उनका ये मानना है कि ड्यू टू द फाइनेंशियल लिवरेज और ड्यू टू द लिवरेज, जैसे जैसे हम लोग डेप्ट कैपिटल और इक्विटी, ये जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में जैसे जैसे डेप्ट के कंपोजिशन को बढ़ाएंगे, इट विल अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंपैक्ट डालेगा, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को चेंज करेगा, एंड फाइनली द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी अफेक्टेड। ठीक है, जिसका इंपैक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म पे पड़ेगा। यानी इन्होंने कंक्लूड किया है कि फाइनेंशियल लिवरेज का इंपैक्ट टोटल वैल्यू ऑफ फर्म पे पड़ता है। ठीक है, कैसे पड़ता है उसको इन्होंने डिफाइन किया है। देखो, इफ देयरफॉर, यानी इनका मानना है कि अगर द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ डेप्ट टू इक्विटी इज इंक्रीज्ड, यानी इनका कहना है कि अगर रेशियो ऑफ डेप्ट टू इक्विटी इज इंक्रीज्ड, अगर डेप्ट कैपिटल को या डेप्ट के प्रोपोर्शन को इक्विटी के मुकाबले हम लोग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, देखो ये बढ़ाने का मतलब अक्सर बच्चे समझते हैं कि डेप्ट 50 से ज्यादा हो जाएगा और इक्विटी जो है वो 50 से कम हो जाएगा। नहीं, जो भी कैपिटल था, जो भी प्रोपोर्शन था, ठीक है, उसमें हम लोग चेंजेस अगर ला रहे हैं और डेप्थ को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं या डेप्थ की कैपिटल को ज्यादा, जैसे सपोज अर्लियर द डेप्ट इक्विटी रेशियो वाज 10:90। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि डेप्ट को अगर बढ़ाते हैं, मतलब 10% से और ज्यादा बढ़ाते हैं, वो 10 से 20 भी बढ़ सकता है, 10 से 30 भी बढ़ सकता है, 10 से 60 भी बढ़ सकता है, एनी फिगर। बट इनका ये कहना है कि इफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ डेप्ट टू इक्विटी इज इंक्रीज, यानी रेशियो ऑफ डेप्ट को हम लोग बढ़ाएंगे, इक्विटी के मुकाबले डेप्ट को प्रोपोर्शन को बढ़ाएंगे, देन द वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन। इनका मानना है कि जैसे जैसे डेप्ट कैपिटल को हम लोग बढ़ाएंगे इक्विटी के मुकाबले, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, इट विल स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे नकारात्मक, मतलब वो एक तरीके से कंपनी के लिए तो पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रहा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रहा है, गिरने लगेगा, वो गिरने लगेगा। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेप्ट को आप ज्यादा एम्प्लॉय करोगे या डिप्लॉय करोगे, तो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वो कम कर देगा, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वो गिरा देगा। ठीक है, while the value of the firm as well as the market price of ordinary shares will increase, जिसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म पे, यानी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी मार्केट प्राइस ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़ेंगी, जिसका इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म पे पड़ेगा और वैल्यू ऑफ द फर्म वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे उन्होंने डिफाइन किया है या कैसे आगे बताया है उसको भी मैं बताऊंगा। पहले बस ये समझ लो, इनका ये कहना है कि जैसे जैसे हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज या किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में पहले के मुकाबले अब डेप्ट कैपिटल को ज्यादा इंक्रीज करेंगे, उसकी मात्रा को ज्यादा बढ़ाएंगे, तो उसका इंपैक्ट डायरेक्ट पड़ेगा किस पे, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। और वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, वो कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने माना ही है कि एजम्पशंस में क्या माना हुआ था कि चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, डेप्ट को क्या माना था इन्होंने, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो जैसे जैसे सस्ते सोर्स को आप ज्यादा एम्प्लॉय करोगे, तो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो इसको फर्दर इन्होंने क्या डिफाइन किया है
देखो पहले इसको समझ लो। देखो जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें मैंने मोर देन 50% डेप्ट कैपिटल को दिखाया है केवल समझने के लिए। ठीक है, कि जैसे जैसे कोई कंपनी या बिजनेस फर्म डेप्ट कैपिटल को ज्यादा एम्प्लॉय करती है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होने लगेगी। और फाइनली इम्पैक्ट इन दोनों का किस पे पड़ेगा? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द फर्म। उसके सपोर्ट में ये क्या बोल रहे हैं देखो, द इम्प्लीकेशन ऑफ द थ्री एजम्पशंस अंडरलाइंग द एनआई अप्रोच इज दैट, ये थ्री एजम्पशंस का मतलब जानते हो कौन सा है? फर्स्ट थ्री एजम्पशंस, दैट इज देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लेस एंड द यूज ऑफ डेप्ट डू नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन। ये तीन एजम्पशंस के बेसिस पे ये कह रही है एनआई अप्रोच कि इन तीन एजम्पशंस को ध्यान में अगर रखा जाएगा तो ऐसा माना जाए, ऐसा इंपैक्ट आएगा कि दैट द डिग्री ऑफ लिवरेज इंक्रीजेस। डिग्री ऑफ लिवरेज इंक्रीज हो रही है तो लिवरेज का सीधा सीधा साधारण भाषा में क्या है कि डिग्री ऑफ लिवरेज दैट मींस द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इज इंक्रीजिंग। तो ये कह रहे हैं कि पहले तीन एजम्पशंस के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ लिवरेज बढ़ेगी, यानी डेप्ट कैपिटल का हम लोग ज्यादा प्रयोग करेंगे तो द प्रोपोर्शन ऑफ ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट इज डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज। डिग्री ऑफ लिवरेज बढ़ रही है यानी उसको वो क्या हो रहा है? लिवरेज बढ़ रहा है तो मतलब डेप्ट कैपिटल बढ़ रहा है। डेप्ट कैपिटल बढ़ रहा है उसका मतलब प्रोपोर्शन ऑफ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बढ़ रहा है। डेप्ट चीपर सोर्स माना गया है तो चीपर सोर्स को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, किस चीज में? कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो जैसे ही चीपर सोर्स को बढ़ाओगे एज अ रिजल्ट उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टेंड्स टू डिक्लाइन। वो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। वो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ा देगा। ठीक है, इसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने एक डायग्राम का एक फिगर का प्रयोग किया है, वो ज्यादा क्लैरिफाई कर देगा कि कैसे होता है। ठीक है, देखो इस फिगर को ध्यान दीजिए। देखो नेट इनकम अप्रोच में एज पर डेविड डुरंट उन्होंने क्या किया है, देखो एक्स एक्सिस पे उन्होंने दिखाया है डिग्री ऑफ लिवरेज को। ये क्या दिखा रहा है? डिग्री ऑफ लिवरेज, मतलब कि कैसे कैसे लिवरेज, जैसे जैसे हम लोग डेप्ट कैपिटल को ज्यादा एम्प्लॉय करेंगे तो ये कहां से भागता रहेगा? वो यहां से जीरो से ए और ए से फिर बी और बी से फर्दर ऑन मूव करता रहेगा। ठीक है, यानी आप लोग मुझे बताइए जो मैंने अभी तक समझाया है, आप लोगों के हिसाब से पॉइंट ए पे ज्यादा डेप्ट कैपिटल है कि पॉइंट बी पे ज्यादा डेप्ट कैपिटल है टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में? एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में पॉइंट ए पे डेप्ट की प्रोपोर्शन ज्यादा है कि पॉइंट बी पे ज्यादा है? ये पॉइंट ए इधर है और पॉइंट बी इधर है, किस पॉइंट पे डेप्ट कैपिटल ज्यादा है? बी। आवाज नहीं सुनाई दिया, थोड़ा तेज बोलो आप लोग। पॉइंट बी। पॉइंट बी। देखो हेजिटेट मत करो। हेजिटेट कर रहे हो मतलब कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है या तो मेरे बताने में ही कुछ कमी रह जा रही है। देखो डिग्री ऑफ लिवरेज है एक्स एक्सिस पे, मतलब कि लिवरेज को हम लोग बढ़ा रहे हैं। लिवरेज को बढ़ाना मतलब डेप्ट कैपिटल के प्रोपोर्शन को बढ़ाना, यानी जैसे जैसे आप जीरो के करीब हो, इस पॉइंट के करीब हो, यानी यहां पे क्या होगा? इक्विटी की प्रोपोर्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू डेप्ट। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? डेप्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ा रहे हैं एज कंपेयर टू इक्विटी। अब ए पॉइंट पे मान लो, इसको कोई भी रेशियो मान लो 30:70, यानी ए पॉइंट पे क्या है? 30 डेप्थ है और 70 इक्विटी है। अगर माना जाए तो डिग्री ऑफ लिवरेज क्या कह रहा है कि ए से जैसे जैसे हम लोग एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग डेप्ट कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ 30:70 है तो बी पे कोई भी ऐसा रेशियो होगा जो 30:70 से क्या होगा? 30 पे हाइक होगा और 70 पे रिडक्शन होगा। ठीक है, यानी पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा? 25:75 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डेप्ट हो इक्विटी सकता है रेशियो सर। बी पे क्या 25:75 हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता है। सर। क्यों?
क्योंकि डेप्थ तो ऑलरेडी 30 पे था ही, तो बी की तरफ हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब पॉइंट बी पे कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जो 30 से ज्यादा होगा डेप्थ, और इक्विटी क्या हो जाएगी 70 से ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि केवल अगर दो ही सोर्स है तो जितनी रेशियो से डेप्थ बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में लगभग इक्विटी कम हो जाएगी। वो तो 100 में से ही दोनों को डिवाइड होना है, ठीक है। तो इस डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से समझो, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा कुछ भी। ठीक है, तो नेट इनकम अप्रोच में डेविड ड्यूरेंट का कहना है कि एक्स एक्सिस पे हम लोग डिग्री ऑफ लिवरेज दिखाएंगे। ठीक है, और जिसके तहत हम लोग मानते हैं कि जैसे जीरो से ये एक्स एक्सिस की तरफ ये राइट हैंड साइड पे बढ़ रहा है, तो इसमें डिग्री ऑफ लिवरेज यानी डेप्थ को हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉय करते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो वाई एक्सिस पे इन्होंने क्या दिखाया है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उनका मानना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसी एक फर्म का क्या है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को एजम्पशन में बताया था ना कि क्या माना गया है, कि क्या कॉस्ट ऑफ डेप्थ या कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी है, क्या वो किसी फर्म की चेंज होती रहेगी कि वो सेम रहेगी? सर कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहां पे देखो के डी, के और स्मॉल डी, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ डेप्थ, इट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि जो भी जीरो जीरो के पोजीशन में जो भी कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वही ए पे भी है, वही बी पे भी है, और फर्दर जितने भी पॉइंट्स पे आप आगे बढ़ोगे एक्स एक्सिस पे, सबके लिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है, सेम है। ठीक है, अब व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी ये क्या मान के चल रहा है, ये डेविड डोरन का क्या कहना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑल्सो कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। वो बिल्कुल चेंज होने वाली नहीं है। जो भी डेप्ट है इसका जो भी परसेंटेज आप मान लो कॉस्ट ऑफ डेट 10% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सपोज आपका क्या है, सपोज 12% है, तो जो भी है दैट विल प्रिवेल्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, वो लगातार चलती रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी हॉरिजॉन्टल होगा टू एक्स एक्सिस और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी होगा हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है, ठीक है, अब डेविड डोरन का ये कहना है कि द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ के और स्मॉल ओ जो है ये है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इनका ये कहना है, भाई इन्होंने क्या थ्योरी दी है कि एज एंड व्हेन द कंपनी विल इंक्रीज द डिग्री ऑफ लिवरेज। भाई डेविड डुरंट का यही कहना है कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ लिवरेज को कोई कंपनी बढ़ाएगी, द वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन। देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए पे वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, लगभग ये पॉइंट है, यहाँ पे आ रहा है। तो पॉइंट बी पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या डिक्लाइन हुआ है कि इंक्रीज कर रहा है? सर डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स डेविड डुरंट का ये कहना है कि एज एंड व्हेन द कंपनी विल इंक्रीज द डिग्री ऑफ लिवरेज, जैसे जैसे कोई कंपनी डेप्ट कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय करेगी या डिप्लॉय करती जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, डिक्लाइन होता जाएगा। ये मैंने ब्लू पेन से जिस लाइन को बनाया है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया है ना, बट इट इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, ये आप लोग ये समझ लो कि ये डिक्लाइन कर रहा है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, आप लोग अच्छे से ड्राइंग बना लेना, कई बुक्स में इसको स्ट्रेट लाइन भी बना दिया जाता है। ठीक है, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन और डिक्लाइनिंग टुवर्ड्स दिस, तो दोनों चीज सही है। ठीक है, चाहे वो ऐसे आप लोग डिक्लाइनिंग दिखाओ चाहे ऐसे डिक्लाइनिंग दिखाओ, जैसे भी, बट द मैटर इज इट विल डिक्लाइन। Why? Because net income approach is of the view that as and when the degree of leverage will be increased, there will be decline in the cost of overall cost of capital. ठीक है, वो डिक्लाइन करता जाएगा। बट अब यहां मुझे आप लोग ये बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इस चीज का जवाब दे दोगे तो मान जाऊंगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। नाउ टेल मी वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग, cost of or overall cost of capital, it will touch this cost of debt line or not? क्या ये No, sir. केडी को, के ओ जो है ये कभी केडी को टच करेगा कि नहीं करेगा? No, sir. नहीं करेगा। अच्छा, बट कॉस्ट ऑफ ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को टच किया हुआ है, यहाँ पे तो मैंने टच करता हुआ दिखाया है, इस पॉइंट पे देखो,
यहां मैंने टच करता हुआ दिखाया है, ठीक है। यानी डूरंट ने क्या दिखाया है कि कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई को तो टच करता है लेकिन के डी को टच नहीं करेगा। टेल मी द रीजन व्हाई। हेलो हाँ हाँ बिल्कुल चैतन्य, बोलो। सर, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक क्योंकि एक जो फर्म है वो विदाउट इक्विटी नहीं रह सकती है, मतलब डेब्ट के बिना तो रह सकती है बट विदाउट इक्विटी नहीं। वेरी गुड, 100% दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज वी कांट इमेजिन अबाउट अ कंपनी विच इज कंप्लीटली इक्विटीलेस। क्या किसी कंपनी की परिकल्पना भी आप लोग कर सकते हो जिसमें इक्विटी ही नहीं है? नहीं। यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, इक्विटी इज 100% एंड डेप्ट इज 0। इस पॉइंट पे क्या है, इक्विटी इज 100%, इसलिए कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर है इस पॉइंट पे, ठीक है। बट दिस लाइन दैट मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल नेवर टच दिस लाइन दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, क्योंकि टच करने का मतलब क्या हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो जाएगा अगर टच कर गया तो, जो कि हो ही नहीं सकता। यानी उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इक्विटी इज 0 विच कांट बी इमेजिन। हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि कोई कंपनी है जिसमें इक्विटी 0 हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए डेविड डूरन ने क्या दिया है कि ये ऐसी लाइन होगी जो डिक्लाइन करेगी, ठीक है, वो डिक्लाइन करती जाएगी यहां पे, बट इट विल नेवर टच कॉस्ट ऑफ डेप्ट। वो कॉस्ट ऑफ डेप्ट लाइन को कभी भी टच नहीं करेगी, क्योंकि टच करते ही वो 100% कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड के इन दोनों वैल्यू को क्या होगा, बराबर हो जाएगा, जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्विटी की कुछ तो कॉस्ट होगी, और इक्विटी अगर कुछ भी होगा तब तक ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट के ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, ये इसके अगल बगल से ही गुजरता रहेगा लेकिन टच इसको बिल्कुल नहीं करेगा। बट इन फ्यू सर्कमस्टेंसेस हम लोग ये मान सकते हैं कि कोई कंपनी ऐसी है जो 100% इक्विटी पे चल रही है, वो डेप्थ पे नहीं चल रही है, ठीक है। तो वो सिचुएशन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। चलो देखो अब इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। ये चीज समझ में आया ना कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ लिवरेज बढ़ाया जाएगा, यानी डेप्थ को ज्यादा से ज्यादा हम लोग एम्प्लॉय करते जाएंगे, यानी पॉइंट ए से बी की तरफ बढ़ते जाएंगे या एक्स एक्सिस पे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये गिरता जाएगा, ये डिक्लाइन करता जाएगा, ठीक है। ए पॉइंट पे कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू बी पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस डिग्री ऑफ लिवरेज हमने बढ़ाया है, यानी डेप्ट कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। जैसे इंक्रीज किया तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया, वो डिक्लाइन कर गया, वो क्लोजर टू कॉस्ट ऑफ डेप्ट के करीब आ गया, ठीक है। तो इनका ये कहना था। चलो अब इसी डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से समझा जाए। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड और टू बी एनालाइज्ड आफ्टर सीइंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। पहला चीज तो इन्होंने बताया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और डेप्ट ये अनचेंज्ड रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। एज द डिग्री ऑफ लिवरेज इंक्रीज, जैसे जैसे भले ही हम लोग लिवरेज को बढ़ाते जाएं, यानी डेप्ट कैपिटल को चाहे जितना भी बढ़ा दें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट पे कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के चलता जाएगा, ठीक है। नाउ बोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट रिमेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल चल रहा है मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये तो एजम्पशन ही इनका था। नाउ नेक्स्ट, एज द डिग्री ऑफ लिवरेज इंक्रीजेस, फॉर एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए फ्रॉम ए टू बी दिया है, यानी ए से बी की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो डिग्री ऑफ लिवरेज को बढ़ा रहे हैं, जिसका मतलब डेप्ट कैपिटल को ज्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। यानी ए पे जितना डेप्ट था, बी पे डेप्ट बढ़ गया, डेप्ट कैपिटल बढ़ गया, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया है, एज द डिग्री ऑफ लिवरेज इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वो गिरते हुए है। जाहिर सी बात है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, ये स्लाइड डाउनवर्ड कर रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल नेवर टच केडी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वो कभी भी केओ वाली जो लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, इट विल नेवर टच दिस लाइन और कॉस्ट ऑफ डेप्ट लाइन, इसको कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए जाहिर सी बात है, एस देयर कैन नॉट बी ऑल डेप्ट फर्म,
टच करने का मतलब कि सारा सारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेब्ट का ही है, यानी केवल डेब्ट ही है कंपनी के पास, इक्विटी नहीं है, जो कि संभव ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी हम लोग क्योंकि कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वो कभी टच करते हुए नहीं दिखाया गया है। नाउ फाइनली द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन एट विच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नियरेस्ट टू केडी। भाई ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सी पोजीशन होगी? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वह स्ट्रक्चर माना जाता है ऑप्टिमम जिसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होता है। ठीक है, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या बता रहा है कि सबसे कम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब होगा? जब वो केडी के सबसे नजदीक होगा, यानी जो डेप्थ कैपिटल है जहां पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉय किया गया है वहीं पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होगा। तो ये चीज यही बता रहा है कि जब केओ केडी के सबसे नजदीक होगा उस पॉइंट पे जाहिर सी बात है डिग्री ऑफ लिवरेज क्या होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, यानी डेप्ट कैपिटल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, वो होगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वह होगा जहां पे केओ इज नियरेस्ट टू केडी। दैट मीन्स एट दिस पॉइंट इक्विटी कैपिटल इज इनसिग्निफिकेंट, ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ऐसा है जो ना के बराबर है, लेकिन जीरो नहीं कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि दैट इज इनसिग्निफिकेंट, मान लिया जाए कि वो ना के बराबर है, उसका होना ना होना बराबर है। अगर कोई ऐसी पोजीशन है तो उसको कैपिटल स्ट्रक्चर एज पर नेट इनकम अप्रोच माना जा सकता है। ठीक है, और इसी पॉइंट पे दूसरा क्या होगा? एट दिस पॉइंट फर्म्स के ओ वुड बी लोएस्ट। ठीक है, वहां पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? सबसे कम होगा, प्लस फर्म्स मार्केट वैल्यू पर शेयर इज हाईएस्ट, वो सबसे मार्केट वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है, इस थ्योरी में किसी को कुछ समझना है? कोई ऐसा चीज हो जो डाउट में रह गया तो मुझसे अभी पूछ लो। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लो, अदरवाइज इसको क्लोज करते हैं। चलिए ठीक है। Thank you, sir.